नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 10 जून और 10 जून 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन पर करेंगे अपन डिस्कस। तो सबसे पहले आज का सुविचार। चुनौतियां हर इंसान के हिस्से में आती हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में रुकावट नहीं बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी बना लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सिप्री रिपोर्ट 2026 कौन सी रिपोर्ट है? सिप्री की रिपोर्ट आई है और 2026 की है। अब सिप्री ने किस पर रिपोर्ट जारी की है? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 के अनुसार रिपोर्ट 2025 की किस में आती है? अगले वर्ष 2026 में। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 के अनुसार 2025 में सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को 5वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है। मतलब 2025 में सैन्य खर्च करने वाले देशों में कि वर्ल्ड में किस देश ने सेना पर कितने रुपए खर्च किए हैं, उसकी रैंक सिप्री देती है। तो सिप्री के अनुसार भारत को 5वीं रैंक मिली है। कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला। अब भारत ने कितने खर्च किए हैं? भारत से पहले 4 कौन से देश हैं? भारत का सैन्य खर्च 8.9% बढ़कर 92.1 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत ने जो पहले खर्च किए थे उससे कितना प्रतिशत बढ़ा के अब की बार बजट पास किया था? 8.9% बढ़ के, और टोटल कितना हो गया था? 92.1 बिलियन डॉलर हो गया था। तो शीर्ष 5 देश क्रम से, कि मतलब कौन से शीर्ष 5 देश हैं क्रम से जो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं? तो सेना पर सबसे ज्यादा खर्च कौन कर रहा है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन है? चीन। तीसरे नंबर पर रूस। चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें नंबर पर भारत। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें अपन चौथे नंबर पर थे और जर्मनी 5वें नंबर पर थी। लेकिन जो अभी सिप्री की 2026 की रिपोर्ट आई है उसमें अपन एक पायदान गिर गए हैं, पीछे चल गए हैं और जर्मनी अपने से आगे निकल गई। जर्मनी चौथे नंबर पर हो गई है, भारत 5वें नंबर पर हो गया है। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? 5वीं। अपने से पहले कौन कौन से देश हैं? पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पे रूस है, चौथे पे जर्मनी है, 5वें पे भारत है। यह अपनी क्या आई है? रैंक आई है। अब सिप्री क्या है? सिप्री के बारे में भी तो अपने को जानना जरूरी है। तो सिप्री का पूरा नाम देखो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री का पूरा नाम क्या होगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहां है? यह स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। स्टॉकहोम स्वीडन। मुख्यालय कहां पर है? स्टॉकहोम स्वीडन देश में है। सिप्री का मुख्यालय कहां है? स्टॉकहोम स्वीडन में है। और यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह क्या है? कि स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना कब होती है? 1966। इसकी सिप्री की स्थापना कब होती है? 1966 में। सिप्री का क्या काम है? यह युद्ध, हथियार, सैन्य खर्च, हथियार व्यापार, निशस्त्रीकरण और सुरक्षा से जुड़े डेटा व रिपोर्ट जारी करती है। इसीलिए इसने कि सेना पर कितना खर्च हुआ है उसका रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत का कौन सा नंबर है? कौन सी रैंक है? 5वीं रैंक है। अपने से पहले कौन कौन है? अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, 5वें नंबर पर अपन आगे भारत। अब इस रिपोर्ट के मुख्य तथ्य देखो। रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 जारी कब हुई है? अप्रैल 2026 में। जारी कब हुई है? अप्रैल 2026 में।
भारत की रैंक 5वीं है। वैसे पांचों रैंक याद रखनी है अपने को एग्जाम के हिसाब से। अपने से 4 पहले कौन से देश हैं, क्रम से याद रखने हैं इसको, आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों प्रकार से याद रखने हैं। भारत का सैन्य खर्च कितना हुआ, 92.1 बिलियन डॉलर। भारत में कितनी वृद्धि की, इसमें 8.9% वृद्धि की है। कितनी प्रतिशत वृद्धि की है, 8.9%। विश्व सैन्य खर्च, पूरे विश्व का, हर देश का, इस पर कितना खर्च हुआ है सैन्य खर्च, 2887 बिलियन डॉलर। पूरे विश्व का कितना खर्च हुआ है, 2887 बिलियन डॉलर। और वैश्विक वृद्धि कितनी रही है, 2.9%। और भारत की वृद्धि कितनी है, 8.9%। वैश्विक वृद्धि कितनी रही है, 2.9%। जीडीपी में वैश्विक सैन्य खर्च का हिस्सा 2.5%। जीडीपी में वैश्विक सैन्य खर्च का हिस्सा कितना है, 2.5% है। शीर्ष 5 देश, अभी अपन ने पढ़े थे, एक बार फिर रिवाइज कर लो, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। शीर्ष 5 देश में अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, भारत। सिप्री के अनुसार 2025 में विश्व सैन्य खर्च 2.9% बढ़कर 2,887 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, जो सिप्री द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले इतने पैसे खर्च नहीं किए गए थे कभी भी सैन्य खर्च पर। और ये लगातार 11वां वर्ष था जब वैश्विक सैन्य खर्च बढ़ रहा है। लगातार 11 साल से वैश्विक सैन्य खर्च क्या हो रहा है, प्रति वर्ष बढ़ ही रहा है। ध्यान देना, सिप्री सैन्य खर्च बताता है, सैन्य शक्ति का रैंकिंग नहीं है। ये सैन्य खर्च की रैंकिंग निकाल रही है। सेना की शक्ति मतलब सेना की तरफ से पावरफुल कौन सा देश है, उसकी रैंकिंग नहीं है। यहाँ कंफ्यूज होने के पूरे चांस रहेंगे, यहाँ पूरा ध्यान रखना है। यानी यह प्रश्न कौन सा देश सबसे शक्तिशाली है नहीं पूछ रहा है, बल्कि किस देश ने कितना सैन्य खर्च किया है यह पूछ रहा है। अब इस पर क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत 2025 में सैन्य खर्च के मामले में 5वें स्थान पर रहा है। बिल्कुल सही है। नंबर 2 देखो, भारत का सैन्य खर्च 2025 में 92.1 बिलियन डॉलर रहा। ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। भारत का सैन्य खर्च 2025 में घटा है, नहीं भाई ये गलत है। इसका ऑप्शन बढ़ा है 8.9% के हिसाब से। कितने प्रतिशत बढ़ा है, 8.9%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी 1 व 2, क्योंकि 3 नंबर ऑप्शन तो इसका गलत है। सिप्री का मुख्यालय कहाँ है, स्टॉकहोम स्वीडन में। और सिप्री की स्थापना कहाँ हुई है, 1966 में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत और नेपाल के बीच में यूपीआई लिंक हुआ है। मतलब भारत का जो यूपीआई है उससे अपन नेपाल में भी पेमेंट कर सकेंगे। तो भारत ने नेपाल के साथ एमओयू किया है। तो अपनी कौन सी है, यूपीआई है, और नेपाल की क्या है, एनपीआई है। इनके मध्य क्या हुआ है, लिंक हुआ है। अब इस पर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यूपीआई एनपीआई लिंकेज भारत और नेपाल के बीच शुरू हुआ है। बिल्कुल। 2 में देखो, एनपीआई नेपाल की नेशनल पेमेंट इंटरफेस प्रणाली है। बिल्कुल सही है। इनकी कौन सी, अपनी कौन सी है, यूपीआई। इनकी कौन सी है, एनपीआई, नेपाल की नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली है। नंबर 3 देखो, इसका उद्देश्य रियल टाइम, बिल्कुल सही टाइम पर क्रॉस बॉर्डर, भाई बॉर्डर लगता है दोनों देशों के, क्रॉस बॉर्डर से रेमिटेंस को आसान बनाना। तीनों ही कथन इसके सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी 1, 2 व 3। अब इसको डिटेल से देखो पूरे। यूपीआई एनपीआई लिंकेज भारत और नेपाल के बीच। एनपीआई ये किसकी है, नेपाल की, नेपाल्स नेशनल पेमेंट इंटरफेस। एनपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, नेपाल्स नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस। और यूपीआई अपने वाले की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
यूपीआई को विकसित किसने किया था, कौन सी संस्था ने किया था, एनपीसीआई ने। किसने किया था, एनपीसीआई ने। और भारतीय संस्था एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है। और नेपाली संस्था कौन सी है जिसने एनपीआई को वो किया है, तो नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड। अब इनका उद्देश्य क्या है, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। थीम को जरूर याद रखना। थीम क्या है, डिजिटल पेमेंट। भाई डिजिटल पेमेंट ही होगा दोनों ऐपों के द्वारा। फिनटेक, डिप्लोमेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो किस देश के साथ किया है, नेपाल के साथ किया। अगला क्वेश्चन देखो। अभी भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हाक लॉन्च किया, HAWK। ये किस राज्य ने लॉन्च किया, हाक क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, पूरा देखो। अभी हाक क्या है, एक डिजिटल वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है। मतलब डिजिटल है, जो वन्य जीवों पर अपराध किया जा रहा है उस पर प्रबंध लगाएगी, प्रबंधन करेगी की प्रणाली है। सरल भाषा में देखो तो, सरल भाषा में समझे तो पहले वन्य जीव अपराध जैसे शिकार, अवैध व्यापार, तस्करी, जानवरों की मृत्यु आदि से जुड़े मामलों में कागजी कार्रवाई ज्यादा होती थी। अब हाक जैसे सिस्टम से केस की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज होगी और कोर्ट से भी जुड़ सकेगी। जुडिशरी इंटीग्रेटेड क्यों महत्वपूर्ण है, इसका मतलब है कि ये सिस्टम केवल वन विभाग तक सीमित नहीं है अभी, बल्कि इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम DCMS से API के माध्यम से जोड़ा गया है। ये कितना अच्छा किया है। इससे वन विभाग ऑनलाइन ऑफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट सीधे अदालतों को भेज सकता है। इसलिए इसे भारत का पहला न्यायपालिका, भारत का पहला, ध्यान रखना है इस शब्द पे ध्यान देना, भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन सिस्टम कहा गया है इसे। हाक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें देखो। सिस्टम का क्या नाम है, हॉक। इसका पूरा नाम क्या है, होस्टाइल एक्टिविटी वाच केरनेल। लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है, केरल। किस राज्य में लॉन्च हुआ है, केरल राज्य। और केरल राज्य का वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया है, केरलम। केरल राज्य का वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया है, केरलम। और ये किस आर्टिकल के तहत हुआ है, आर्टिकल 3 के तहत। और उनका सीएम कौन है, आर्टिकल 3 के तहत ये हुआ है। और केरल का सीएम कौन है, वीडी सतीशम। वीडी सतीशम इसका सीएम है। लॉन्च करने वाला विभाग कौन सा है, केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। केरला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इसकी विशेषता क्या है, भारत का पहला जुडिशरी इंटीग्रेटेड डिजिटल वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम। कोर्ट इंटीग्रेशन कौन सा इसमें, डिस्ट्रिक्ट वाला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम DCMS। तकनीकी माध्यम क्या है, API इंटीग्रेशन। तकनीकी माध्यम क्या है, API इंटीग्रेशन। इसका उद्देश्य क्या था, वन्य जीव अपराध प्रबंधन को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाना। और इसकी सहयोगी संस्था कौन सी है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सहयोगी संस्था कौन सी है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और सपोर्ट कौन कर रहा है, NTT डाटा। सपोर्ट कौन कर रहा है, NTT डाटा। अब इस पर क्वेश्चन देखो। हाल ही में भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हो किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो सही कथन क्या होगा, A। किसने जारी किया है, केरल ने जारी लॉन्च किया इसको। अगला क्वेश्चन देखो, आज का जमाना का क्वेश्चन आ गया। RTX स्पार्क एनवीडिया का नया AI फोकस्ड सुपर चिप लॉन्च। किस कंपनी ने किया है, एनवीडिया ने एक RTX नाम से नया सुपर चिप लॉन्च कर दिया है। एनवीडिया कहाँ की कंपनी है, USA की, अमेरिका की कंपनी। RTX स्पार्क क्या है, RTX स्पार्क एक सामान्य कंप्यूटर चिप नहीं है, बल्कि AI PC सुपर चिप है। AI
पीसी की सुपर चिप है। इसका उद्देश्य लैपटॉप और कम्पैक्ट डेस्कटॉप पीसीएस को इतना पावरफुल बनाना है कि वे बड़े एआई मॉडल्स को क्लाउड पर भेजे बिना डिवाइस पर ही चला सके, मतलब क्लाउड की जरूरत ही न पड़े और सीधा ये डिवाइस पर ही उसको चला सके। इसके मुख्य रूप से कैपेबिलिटीज है। अब इसकी बिंदु और जानकारी देखो। लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है? कंपनी एनवीडिया है। प्लेटफॉर्म कौन सा? एनवीडिया आरटीएक्स स्पार्क। उपयोग क्या है? एआई, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, लोकल एआई एजेंट। एआई परफॉर्मेंस लगभग 1 पेटाफ्लॉप एआई परफॉर्मेंस है इसका। और मेमोरी कितनी है? 128 जीबी यूनिफाइड मेमोरी है। जीपीयू एनवीडिया ब्लैकवेल आरटीएक्स जीपीयू। सीपीयू एनवीडिया ग्रेस सीपीयू 20 कोर। कितना कोर है? 20 कोर। प्रमुख सहयोगी माइक्रोसॉफ्ट विंडो इकोसिस्टम। उपलब्धता आसूस, डेल, एचपी, लिनोवा, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, एमसीआई आदि की पीसीएस में। यानी यह चिप खास तौर पर इन लोगों के लिए उपयोगी है, एआई डेवलपर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, गेमर्स के लिए, 3D डिजाइन, वीडियो एडिटर्स और लोकल एआई एजेंट बनाने वाले डेवलपर्स के लिए। ये लोग इनको अच्छी तरह काम में ले सकते हैं। इन प्रश्न में कंफ्यूज कहाँ होगा? माइक्रोसॉफ्ट से हो सकता है, क्योंकि आरटीएक्स स्पार्क विंडो पीसीएस के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। ध्यान रखना है, किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। लेकिन चिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसने किया है? एनवीडिया ने किया। लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है? एनवीडिया। अब इस पर क्वेश्चन देखो। हाल ही में आरटीएक्स स्पार्क चिप किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो बी, एनवीडिया। किसने लॉन्च की है? एनवीडिया ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखो इसी पर। कथन ए, आरटीएक्स स्पार्क को एनवीडिया ने लॉन्च किया। बिल्कुल। कारण, आरटीएक्स स्पार्क एनवीडिया की एआई और ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी स्टैक पर आधारित है। बिल्कुल, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या कर रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा? ए। अब अगला क्वेश्चन देखो। साई का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। संस्था कौन सी है? साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझौता किसके साथ किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा। साई और सुकुबा, यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा का क्या हुआ है? एमओयू हुआ है। सुकुबा किस देश की है? जापान की है। इसका उद्देश्य क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्रामर, स्पोर्ट्स साइंस कोऑपरेशन। मतलब अपने देश को यह यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों को सपोर्ट करेगी, कैसे तैयारी करनी है, और कोच को भी ट्रेनिंग देगी एक प्रकार से। लाभार्थी कौन होंगे? इंडियन एथलेटिक्स कोच, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा रहेगा? स्पोर्ट्स मेडिसिन कोच, एजुकेशन, इंजरी, मतलब कोई अगर चोट लगी तो कैसे जल्दी से जल्दी रिकवरी करेगा, परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट। खेलों पर फोकस, कौन कौन से खेलों पर के खिलाड़ियों पर फोकस किया जाएगा? एथलेटिक्स पर, आर्चरी पर, टेबल टेनिस पर, स्विमिंग पर और जूडो पर। विषय क्या रहेगा इसका? स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, साइंस इन स्पोर्ट्स। अब इस पर क्वेश्चन देखो। हाल ही में साई ने किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया है? तो किस देश की है सुकुबा यूनिवर्सिटी? जापान, सी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? जापान होगा। इसी पर अगला क्वेश्चन देखो। कथन ए, साई ने यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ एमओयू किया है। बिल्कुल किया है। कारण आर, यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा जापान की संस्था है और वो स्पोर्ट्स साइंस में महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल भाई, ए और आर दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या करता है। तो साई ने जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन देखो। एसबीआई अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने भारत की FI 26 की
जीडीपी जारी की है, सकल घरेलू उत्पाद क्या जारी की है, जीडीपी जारी की है। किस आधार वर्ष से, 2022-23 का आधार वर्ष लिया है। कौन सा आधार वर्ष लिया है, 2022-23 का। अब ध्यान से देखो इसको, एसबीआई रिसर्च इकोप के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था FY26 में मजबूत प्रदर्शन किया है। Q4 में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। जनवरी से मार्च वाला 4 क्वार्टर था। इस Q4 FY26 यानी जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है, 7.8% रही है। जीडीपी का क्या मतलब होता है, सकल घरेलू उत्पाद, जिससे पूरे FY26 की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है। कब से कब तक, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की जीडीपी कितनी रही है, पूरे साल की 7.7%, और जनवरी से मार्च की 3 महीने की 7.8%। एसबीआई रिसर्च ने इसे मजबूत सर्विस एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन सुधार से जोड़ा है। FY26 का मतलब क्या होगा, FY26 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी यह अवधि होती है, क्या अवधि होती है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। इसलिए जब प्रश्न में FY26 पूछा जाए तो इसे 2025-26 वित्तीय वर्ष मानना है, न कि कैलेंडर वर्ष 2026। अब जीडीपी क्या होती है, जीडीपी देखो, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो कैसे निकलती है जीडीपी, किसी देश की सीमा के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। मतलब देश के अंदर एक साल में जितना प्रोडक्शन और सर्विस आउटपुट हुआ है उसका कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब देखो इसके मुख्य बिंदु देखो, रिपोर्ट किसने जारी की है, एसबीआई रिसर्च इकोप ने। वित्तीय वर्ष FY26 2025-26 भारत की जीडीपी ग्रोथ पूरे साल की कितनी रही, 7.7%, और Q4 की कितनी रही है, 7.8%। जनवरी मार्च 2026 ग्रोथ ड्राइव सर्विस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, ये मोस्ट है, इसमें इनकी बहुत बेस्ट रही है। जीवीए ग्रोथ कितनी रही है Q4 में, Q4 में 7.9%। सर्विस ग्रोथ कितनी रही है, 9.9%, सबसे बेस्ट सर्विस ग्रोथ ही रही है 9.9%। इंडस्ट्रीज की कितनी रही है, 7.3%, और मैन्युफैक्चरिंग की कितनी रही है, 7.3%, और कंस्ट्रक्शन की 8.4% रही है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, ये तो अपन ने सब देखा ही है। अब इसकी फुल फॉर्म देखो, जीवीए की, ग्रोस वैल्यू एडेड। जीडीपी में जीवीए टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। एसबीआई रिसर्च के अनुसार FY26 में जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है, क्वेश्चन देखो। अब इस पर एसबीआई रिसर्च के अनुसार FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है, तो कितनी रही है, डी 7.7% पूरे साल की, और Q4 की पूछेंगे तो वो अलग आएगी। इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में देखो, एसबीआई रिसर्च के अनुसार FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है, 7.7%, बिल्कुल सही है। Q4 FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है, 7.8%, बिल्कुल सही है। FY26 का अर्थ वित्तीय वर्ष 2026-23 नहीं भाई, नहीं, 2025-26 आएगा। तो इसमें एक और दो ही कथन सही हैं, तो सही उत्तर क्या होगा, बी, कथन 1 और 2, उसमें 2025-26 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो इसी पर, कथन FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है, बिल्कुल सही है। Q4 26 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जिसे फुल ईयर ग्रोथ मजबूत रही, बिल्कुल ये भी सही है। ए वाला दोनों से आर सही व्याख्या करता है, तो इसका सही उत्तर क्या आ गया, ए ही आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ गया। इस साल होस्ट करता कौन है, भारत है। ब्रिक्स का होस्ट करता कौन है,
भारत है। तो अपने एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन क्या बनता है, मोस्ट बनता है। ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस, एग्रीकल्चर मीटिंग कहाँ हुई है, इंदौर में प्रारंभ हुई है। इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुई है, इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है। यह बात की ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के अंतर्गत आयोजित किया गया है, क्योंकि होस्ट करता कौन है, भारत ही है। ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग 9 से 11 जून, कब से कब है, 9 से 11 जून कहाँ हुई है, इंदौर में हुई है। जबकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग 12 से 13 जून कहाँ हुई होगी, ये 12 से 13 जून होगी। इसका मुख्य फोकस किस पर है, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एग्री ट्रेड कॉरपोरेशन पर इसका मुख्य फोकस रहा। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसका मूल नाम 5 देशों से बना। किन देशों से बना है, 5 देशों से बना। अब वो 5 देश कौन कौन से हैं, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। 2026 के अनुसार ब्रिक्स में 11 देश शामिल हैं। अभी वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, 11 देश शामिल हैं ब्रिक्स में। कौन कौन से हैं, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात। ऐसे कुल मिला के कितने देश हो गए, 11। इंडोनेशिया 2025 में ब्रिक्स में जुड़ा है। भारत की ब्रिक्स चेयरशिप 2026 की थीम बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। थीम को जरूर याद रखना है। इसलिए कृषि सम्मेलन की रेजिलाइंस, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अब इस पर क्वेश्चन देखो, हाल ही में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है, ए इंदौर, और इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए इंदौर। इसी पर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 इंदौर में प्रारंभ हुआ है, बिल्कुल। यह भारत की ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के अंतर्गत आयोजित है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य फोकस फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर है, बिल्कुल। तीनों कथन सही हैं इसके। तो सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, युवा शक्ति भरोसा कार्ड पश्चिम बंगाल ने जारी किया। अब ये क्या है, पूरा डिटेल से देखो और इस पर क्वेश्चन देखेंगे। युवा शक्ति भरोसा कार्ड किस राज्य ने लॉन्च किया है, पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया। मुख्य लाभार्थी कौन होगा इसका, बेरोजगार युवा, जो पूर्णतः बेरोजगार है, उसके लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड लॉन्च किया पश्चिम बंगाल ने। सहायता राशि प्रतिमाह कितनी मिलेगी, 3,000 रुपये। योजना का प्रकार बेरोजगारी सहायता या युवा कल्याण करना। युवा साथी योजना, पहले इस योजना का क्या नाम था, युवा साथी योजना। ये पश्चिम बंगाल में चलती थी, इसी का नाम चेंज करके युवा शक्ति भरोसा कार्ड कर दिया। युवा शक्ति योजना पहले कितने रुपए मिलते थे, 1500, और अब इसमें कितने मिलेंगे, 3,000। अब इस पर क्वेश्चन देखो, हाल ही में चर्चा में रही युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना का संबंध किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से है। तो सही उत्तर क्या होगा, बी, पश्चिम बंगाल। अब अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में चुमूर गांव भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है। कौन सा गांव बना है, चुमूर गांव भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना, मतलब बॉर्डर पर जो गांव हो उनका पहला, भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है। चुमूर या चुमार गांव पूर्वी लद्दाख के, कहाँ पर है ये, पूर्वी लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में भारत चीन सीमा के पास स्थित है। किस सीमा के पास है, भारत और चीन सीमा चांगथांग क्षेत्र में और पूर्वी लद्दाख में है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना ने 3 जून 2026 को चुमूर में पहले मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला रखी। किसने रखी है, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। कब रखी है, 3 जून 2026 को।
किस योजना के तहत यह कार्य चल रहा है? यह परियोजना भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बॉर्डर के गांव को विकसित किया जा रहा है। अब थोड़ा इसके बारे में देखो। चुमूर समुद्र तल से 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 24 परिवार हैं और 91 लोग हैं। कितने परिवार हैं? 24 परिवार हैं और 91 लोग हैं। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में देखो थोड़ा। भारत सरकार की सीमावर्ती गांवों के विकास की योजना है कि भारत की सीमा जिन भी दूसरे देशों से लगती है उसके बॉर्डर के पास में जितने भी गांव पड़ते हैं उनका विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य चयनित सीमा गांव में सड़क, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड जनरेशन, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसका मूल उद्देश्य ऐसे अवसर पैदा करना है जिससे लोग सीमावर्ती गांव में रहना जारी रखे, वहां से लोगों का पलायन ना हो। वीवीपी फर्स्ट को 15 फरवरी 2023 को उत्तरी सीमा से लगे गांव के विकास के लिए मंजूरी दी थी। कब दी थी? 15 फरवरी 2023 को। कब दी थी? 15 फरवरी 2023 को। अब देखो गांव कौन सा था? चुमूर या चुमार। राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पूर्वी लद्दाख चांगतांग क्षेत्र में। सीमा भारत चीन सीमा एलएसी के पास। योजना कौन सी के तहत है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कितनी ऊंचाई पर है? 16,700 फीट की ऊंचाई पर। और सीमावर्ती गांवों का विकास करना है। मुख्य फोकस हाउसिंग, लाइवलीहुड, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी। अब इस पर क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चुमूर गांव लद्दाख में स्थित है। बिल्कुल। इसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। यह भी सही है। यह भारत पाकिस्तान सीमा के पास। नो नो नो। किस सीमा पे है? भारत और चीन की सीमा पर है। तो 1, 2 सही है, 3 गलत है। तो बी सही है इसमें। 1 और 2 सही है, तो कथन बी सही है इसमें। तो आज का इंडिया और वर्ल्ड का जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे यहीं पर समाप्त होते हैं। मैंने बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।